कि व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड, व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर, अगर आप किसी एसिड में पानी मिला दोगे, डाइल्यूट कर दोगे, तो क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? एसिड के इक्विवेलेंट वही रहेंगे। तो E1 इज इक्वल टू E2, ये बिफोर इक्विवेलेंट्स है और ये आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। अगर इक्विवेलेंट सेम ही रहे तो मैं लगा सकता हूं N1V1 बराबर N2। सेम यही चीज हमने मोल में देखी थी, M1V1 बराबर M2V2, वो भी यहां पे लगाया जा सकता है, वो भी इक्वली वैलिड है। ठीक है ना। इसका फायदा है क्वेश्चन अगर नॉर्मलिटी पे हो तो यहां से सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन अगर मोलारिटी पे हो तो M1V1 बराबर M2V2। ये तो है जब हमने एसिड को डाइल्यूट किया है। दूसरा केस है व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिक्स्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिक्स्ड। जैसे फॉर द एग्जांपल आपने HCl के साथ मिक्स कर दिया HNO3, उसके साथ मिक्स कर दिया H2SO, ठीक। तो उस केस में नॉर्मलिटी का काम आएगा, यहां मोलारिटी वाले से नहीं करेंगे। आप मोलारिटी वाले में कर चुके हैं M1V1 प्लस M2V2, यहां हम करेंगे N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी हैं उन सबका सम बराबर N रिजल्टेंट V टोटल। अब मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं, इस वाली चीज पे। $100 ml of 1 molar HCl is mixed with 400 ml of 2 normal HNO3, ठीक है। 2 नॉर्मल, इसको मैं कर देता हूं H2SO4। कैलकुलेट रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। इसको मैं यहां पे जो है थोड़ा सा एक चेंज करके लिखा रहा हूं, 1 नॉर्मल की जगह 1 मोलर और इसकी जगह 1 मोलर, ठीक। यहां से मैं ये चीज बता रहा हूं कि ये चीज जो है नॉर्मलिटी क्यों आई है। मोलारिटी को रिप्लेस करने के लिए हमने नॉर्मलिटी का यूज किया है, क्यों किया है उसका लॉजिक यहां से समझेंगे आप क्वेश्चन से, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको मोल से सोल्व करूं, फर्स्ट मेथड में यूज कर रहा हूं मोल से, ठीक। तो मोल से इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे? HCl इज इक्वल टू 100 इंटू 1 मिलीमोल, सही है। इससे टूटने वाले H प्लस कितने आएंगे? 100 ही आएंगे। बोलो भाई, HCl टूट के क्या देगा? H प्लस प्लस Cl, तो जितने ये हैं उतना ही ये मिलेगा, ठीक है। अगर मैं H2SO4 देखूं तो H2SO4 कितना हो जाएगा? 400 इंटू 2 मिलीमोल। इसका मतलब इससे H प्लस कितने मिलने वाले हैं? ये तो हो गया 800, गलत बोल रहे हो। H2SO4 कितने H प्लस देता है? 2। तो अगर एक H2SO4 2 H प्लस देता है तो इनसे कितने मिलने वाले हैं? 1600 मिलीमोल, सही है। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की देखूं तो कितना हो जाएगा? दोनों का टोटल 1600 प्लस 100 अपॉन वॉल्यूम टोटल कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 17/5। बात समझिए, हमने मोलारिटी वाला क्वेश्चन लिया है अभी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके मिलीमोल, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, इसके मिलीमोल। इसको तोड़कर H प्लस 100, इसको तोड़कर 800 को H प्लस 1600, टोटल H प्लस 1700 अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर में रखेंगे क्योंकि मैं मिलीमोल से कर रहा हूं।
तो डिवाइड करने पर 17/5 आ जाएगा। अब इसी चीज को इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो है थोड़ा सा आसान करता है। कैसे वो देख रहे हैं। सेकेंड तरीका मैं यूज कर रहा हूं, पास 100 ml है 1 मोलर HCl। HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? तो इसकी नॉर्मलिटी क्या हो गई? 1 ही हो गई, है ना। अच्छा, दूसरा मैंने क्या लिया है 400 और 2 मोलर H2SO4। इसका वैलेंसी फैक्टर 2, तो इसकी नॉर्मलिटी क्या हो गई? 2 × 2 4। सही है। अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि N1V1 प्लस N2V2 जोड़ दो, जितने भी हैं N रिजल्टेंट V1 प्लस, यहां रख दूं मैं 100 × 1 प्लस 400 × 4 बराबर N रिजल्टेंट 100 प्लस 400। तो N रिजल्टेंट कितना आ गया? 17/5। इसी को मैं H प्लस के बराबर लिख सकता हूं। अब आप ये देखो, यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मोल और इक्विवेलेंट एक ही आंसर देंगे, ठीक है ना। कायदे से चीज तो वही है ना, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहां पे नॉर्मलिटी में एडवांटेज ये होता है कि नॉर्मलिटी अगर हमें पता है तो वो सीधी उतनी ही H प्लस कर सकता हूं। यानी कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो 1 मोलर H2SO4, तो इससे H प्लस कितना मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है। बोलो, अगर मान लो मैं इसको अल्टरनेट तरीके से करूं कि इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो नॉर्मलिटी क्या हो गई? 2 × 1। और नॉर्मलिटी का एडवांटेज ये है कि सीधा इसे मैं क्या लिख सकता हूं? H प्लस। तो एसिड और बेस में थोड़ा सा इजी करने के लिए नॉर्मलिटी कंसेप्ट आया है। यानी जो नॉर्मलिटी आएगी उसी को आप बराबर क्या लिख सकते हैं? H प्लस, ठीक है ना। यानी एसिड में अगर नॉर्मलिटी वाला क्वेश्चन है तो फिर उस केस में तो आप सीधा ये लगा के H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। और अगर मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर मैं नॉर्मलिटी दे देता तब तो बहुत आसान हो जाता, उसको बराबर H प्लस कर देते। अब बच्चा अगर उसको मोल से करना चाहता, मैं नॉर्मलिटी देता और मोल से करना चाहता, तो उसको सब जगह मोलाइटी निकालनी पड़ती पहले, फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ता, मेथड लंबा होता ना। तो मेरा एक क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि अगर एसिड के मिक्सचर का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहला काम क्या करो, मोलारिटी को चेंज कर लो नॉर्मलिटी में। और जब आप नॉर्मलिटी में चेंज कर लोगे तो फिर आप फार्मूला कौन सा लगा दो? N1V1 प्लस N2V2 बराबर N टोटल V2। और N टोटल को क्या लिख दो? H प्लस के बराबर। वही चीज मोल से भी सोल्व की जा सकती है। उसके लिए लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि टूट के कितना देता है H प्लस। दोनों तरीके क्लियर है सबको? ये बोलो, ठीक है ना। तो ये एसिड का मिक्सचर है N1V1 प्लस N2। लेकिन एसिड कौन से होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड पे लागू नहीं है। यही चीज आयनिक में भी आती है। यही चीज अगर आपने आयनिक पढ़ा हो, कितने लोगों ने आयनिक पढ़ा है? आयनिक में भी ये चीज आती है एसिड मिक्सचर का, स्ट्रॉन्ग एसिड का। नोट करो, Na2CO3 वर्सेस HCl। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि एंड पॉइंट उसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोल सकते हैं। क्या किसी रिएक्शन में एक ही एंड पॉइंट होता है? एक से ज्यादा इक्विवेलेंट पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल। जब हम HCl इसमें डालेंगे तो Na2CO3 HCl से रिएक्ट करेगा और सबसे पहले बनाएगा NaHCO3 प्लस NaCl। रिएक्शन आप इमेजिन कर सकते हो कैसे? क्या हो रहा है, इसका Na प्लस किसके साथ चला गया? Cl माइनस। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट।
अब इक्विवेलेंट पॉइंट को बताने वाली चीज क्या कहलाती है? इंडिकेटर। तो यहां जो इंडिकेटर यूज किया जाता है, द इंडिकेटर यूज्ड इज फिनोल्फथैलीन। ये तो आप पॉइंट याद करेंगे। इसका लॉजिक आयनिक में बताया जाता है कि फिनोल्फथैलीन कब काम करता है, जब बेसिक सॉल्यूशन होता है। NaCO3 का सॉल्यूशन बेसिक होता है, ये आयनिक का पॉइंट है, इसलिए अपन इसका यूज करते हैं। दूसरी बार क्या होगा, अगर मैं HCl को कंटिन्यूअसली इसमें मिलाता रहूं, पहले तो आया फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आते ही ये सारा किसमें कन्वर्ट हो गया? इसे बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट और इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। अब NaCO3 जो बना है उस पे HCl और डाल दूं तो ये Na प्लस इसके साथ गया, क्या बना देगा? H2CO3 प्लस NaCl। इसको बोलेंगे सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट जो है, इसमें इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं वो इंडिकेटर यूज करते हैं हम मिथाइल ऑरेंज। ये काम करता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम बन जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या चीज बन गई है? तो टाइट्रेशन का पर्पस तो आप समझ ही गए हैं। टाइट्रेशन का पर्पस क्या है? केमिकल रिएक्शन एक तरह से। लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन में पहले Na2CO3 किसमें पार्शियली कन्वर्ट हो रहा है? NaCO3 में फर्स्ट स्टेप, पार्शियली नहीं मतलब पूरा ही, और उसके बाद दूसरे स्टेप में ये इसमें खत्म। यानी एक ही टाइट्रेशन में दो बार रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। हम इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, इसको बोलेंगे सेकेंड। अब इक्विवेलेंट पॉइंट को दिखाने वाली चीज क्या है? इंडिकेटर। तो इसके लिए इंडिकेटर अलग यूज किया जाता है, इसके लिए अलग यूज किया जाता है। इंडिकेटर हमेशा सॉल्यूशन की पीएच के हिसाब से डिसाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो सभी में डाल दे, ठीक है ना। तो इंडिकेटर की जो थ्योरी है आयनिक में, वो ये है कि कलर चेंज शो करते हैं अकॉर्डिंग टू मीडियम, ठीक है ना। हर एक इंडिकेटर का अलग अलग मीडियम होता है, पीएच रेंज होती है जो कि वहां आयनिक में आती है। तो अब इस केस में अगर मैं वैलेंसी फैक्टर देखूं इसका, तो इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा। इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? ये जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पता लग गया। अब बच्चे के दिमाग में यही आएगा कि ये सॉल्ट है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होना चाहिए, क्योंकि मैंने सॉल्ट में क्या लिखाया है? चार्ज ऑन केटाइन या चार्ज ऑन टोटल एनाइंस, उस हिसाब से तो 2 आना चाहिए। लेकिन एक लाइन और थी कि वैलेंसी फैक्टर डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन। वैलेंसी फैक्टर फिक्स नहीं है, जैसे H2SO4 का 2 था, लेकिन 2 फिक्स नहीं है, रिएक्शन के हिसाब से डिसाइड हो। तो चूंकि एक ही Na प्लस यहां रिप्लेस हो रहा है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर 1 है। यहां वैलेंसी फैक्टर 1 और यहां भी वैलेंसी फैक्टर 1, पर हमें वैलेंसी फैक्टर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आसानी से मोल से सोल्व हो सकता है। आपके सामने रिएक्शन है बैलेंस, है ना। अब इस पे बेस क्वेश्चन करना है अपन। 5 मोल Na2CO3 is dissolved in 1 liter solution. It is titrated against 2 molar HCl solution. क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से देखना। पहला पार्ट है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड टिल फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। यहां एक चीज हो सकती है कि वो ये चीज ना लिखे कि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, यहां ये उसके जगह ही लिख सकता है यूजिंग फिनोल्फथैलीन
phenolphthalein as a indicator. अगर उसने phenolphthalein लिख दिया है एज ए इंडिकेटर, तो आप इसका क्या कंक्लूजन निकालोगे कि रिएक्शन कैसे हो रही है? फर्स्ट वाली, पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आया है, अब मैं इसको इक्विवेलेंट से नहीं कर रहा हूं, इक्विवेलेंट से भी किया जा सकता है। कैसे? कि इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ HCl। लेकिन यहां बच्चे को एक कंफ्यूजन आएगा कि वैलेंसी फैक्टर वो 2 ले सकता है। समझिए बात को? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूं, तो आप मोल पे आ जाएंगे। Na2CO3 HCl मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCO3 प्लस NaCO। अब आपको क्वेश्चन आसान लग रहा हो, बोलो। इसके मोल N1/1 बराबर NaCl/, ये क्वेश्चन में कितना दे दिया है? 5। क्या चीज निकाल ली? मोल HCl बराबर 5 बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितनी है? 2। वॉल्यूम कितना आ गया? 2.5। समझ गए भाई बात को? बोलो। तो पहले इक्विवेलेंट पॉइंट तक जो Na2CO3 में ले रहा हूं वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होने वाला है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बात समझ गए? अब इसमें अपन दूसरा पार्ट करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl अप टू सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। और इसमें ऑब्लिक लगा के लिख सकता है यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट का नाम दिया, और वहां तक हम इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं? फिनोल्फथालीन। ठीक। अगर दूसरा पार्ट देखें, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl अप टू सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तो ये सारा का सारा कन्वर्ट होकर H2CO3 में। मैं पहला अप्रोच यूज कर रहा हूं इक्विवेलेंट का, तो मैं यहां वैलेंसी फैक्टर इसका क्या ले सकता हूं? 2। इसका वैलेंसी फैक्टर 1। इसका मतलब 2 इंटू इसके मोल N1 बराबर 1 इंटू मोल HCl। ठीक है। 2 इंटू इसके मोल कितने यूज किए मैंने? 5। 1 इंटू मोल HCl में निकाल लूंगा, कितना आ गया? इज इक्वल टू 10 मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी 2 ले ली तो वॉल्यूम कितना आ गया? 5 लीटर। ये मैंने किस अप्रोच से किया है? इक्विवेलेंट वाले। इसको मोल से भी सोल्व कर सकते हैं। मोल से कैसे सोल्व करते हैं? कि Na2CO3 प्लस HCl, पहले तो किस में कन्वर्ट होता? NaCO3 प्लस NaCl, और दूसरी रिएक्शन में NaCO3 प्लस HCl मिलकर H2CO3 बनाता, साथ में NaCl। अगर मैं दोनों रिएक्शन को जोड़ देता तो जोड़ने के बाद क्या आता? Na2CO3 प्लस 2HCl से H2CO3 प्लस 2NaCl। सही है। अब मैं मोल से सोल्व कर रहा हूं, तो इसके मोल N1/1 बराबर मोल HCl/, ये कितना है? 5। HCl के मोल आ गए, कितने आए? 10 आ गए। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी रखकर मैं वॉल्यूम निकाल। समझिए बात हो? तो मोल से भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट से। मेरे ख्याल से मोल से ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत आसान है। जब भी आपको ये लगे कि रिएक्शन बहुत आसान है, हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, तो आप मोल से ही करो। वैलेंसी फैक्टर के चक्कर में पड़े ना पड़े, क्योंकि वहां गलती होने के चांसेस है। समझ बात हो? तो ये क्वेश्चन हम मोल से करेंगे। इसको हम बोलते हैं डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन क्यों है? क्योंकि टाइट्रेशन 2 बार हो रही है। एक ही कंटेनर में Na2CO3 है, ऊपर से HCl गिरा रहे हैं, तो पहले पार्ट वो कन्वर्ट होगा किसमें? और दूसरी बात, पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद फिर HCl और गिराते जाएं, तो फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू H2CO।
समझिए बात को, इसको हम बोलते हैं डबल टाइट्रेशन। ये अपन ने आसान एग्जांपल लिया है Na2CO3। अब एक मिक्सचर वाला एग्जांपल लेंगे अपन, इसके बाद नोट कर लो इसे। क्वेश्चन में 5 मोल Na2CO3, 6 मोल NaCO3 are mixed in 10 liter solution. It is titrated against 2 molar HCl solution. Calculate volume of HCl used till first equivalent point using phenolphthalein indicator. अब हमने ये पढ़ा है कि अगर हम फिनोल्फथैलीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में Na2CO3 कन्वर्ट होगा NaCO3 में, रिएक्शन यही होगी। NaCO3 की कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है यहां तक, समझिएगा। तो आंसर ये का ये आएगा 2.5 लीटर। ये बात समझ गए हैं, क्योंकि रिएक्शन इसकी इसके साथ होगी और NaCO3 बनेगा। अब अपन आ जाते हैं इस पर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl अप टू सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करूंगा तो देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि Na2CO3 HCl से कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, NaCO3 में, प्लस NaCO। अगर ये मैं 5 मोल ले रहा हूं तो ये कन्वर्ट होके कितना दे देगा, 5 मोल। क्यों? क्योंकि ये 1 किसके साथ रिएक्ट करता है, तो बताइए टोटल NaSCO3 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5, 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6 मोल लिया हमने, टोटल कितने हो गए। ये स्टेप समझ रहे हो, Na2CO3 को मैंने किस में कन्वर्ट करा दिया। अब NaSCO3 की बारी आएगी, HCl से क्या बनाएगा, H2CO3 प्लस NaCO। ये कितने मोल है, 11 मोल। अगर आपको मोल की कमांड है तो आप यहीं से बता सकते हो ये भी कितना चाहिए, 11 मोल। ये बात समझ गए, 1:1 का रेशियो। 11 मोल HCl है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी 2 है, वॉल्यूम कितना यूज हुआ, 11/2 इज इक्वल टू 5.5 लीटर, ठीक है ना। अब इसमें यहां पे भी कुछ HCl यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, यहां अगर मैं HCl देखूं तो वो कितना यूज होगा, 5 मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी कितनी है 2, तो वॉल्यूम यहां कितना हो जाएगा 2.5 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम यूज्ड इज इक्वल टू 2.5 प्लस 5.5 बराबर 8 लीटर। अब यहां पे एक चीज समझ लो, ये टाइट्रेशन कर रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। इसके 2 स्टेप है, पहले इक्विवेलेंट पॉइंट तक और पहले इक्विवेलेंट के बाद सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट तक। अगर वो पूछ ले कि आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट कितना यूज होगा, आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट यूज होगा 5.5 लीटर, क्योंकि 2.5 तो यहां तक यूज हो चुका था ना इसको इसमें कन्वर्ट करने में, तो मैं इस स्टेप को भी साथ में इंक्लूड कर रहा हूं। समझिए बात को, ये है शुरू से लेके लास्ट तक, पहले इक्विवेलेंट पॉइंट तक 2.5 लीटर, दूसरे तक 5.5, तो मिलाकर आंसर कितना आ गया, 8 लीटर। ये बात समझ लो, हाउ मच वॉल्यूम इज यूज्ड, हाउ मच टोटल वॉल्यूम इज यूज्ड अप टू सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट, आंसर इज 8। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, तो आंसर इज 5.5। अगर मैं इस क्वेश्चन को, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट अप टू सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अगर मैं ये वाला चेंज कर देता तो इस केस में यहां पे मैं क्या करता, इस चेंज करने के बाद कि आप Na2CO3 तो खत्म हो चुका था, ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका था, किस में, फर्स्ट इक्विवेलेंट। ये 5 से ये कितना बन चुका था, तो टोटल NaSCO3 हमारे पास कितना है, 5 प्लस
11 मोल। और रिएक्शन मैं मोल से कर रहा हूं NaCO3 प्लस HCl, यहां से H2CO3 प्लस NaCl। अगर ये 11 मोल है तो आप सीधा बता सकते हो ये भी कितना चाहिए, और मोल HCl आ गया आपके पास, तो मोलाइटी इंटू वॉल्यूम, ये 11 है, ये 2 है, तो वॉल्यूम कितना आ गया 5.5 लीटर। और अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल HCl यूज्ड बराबर 2.5 प्लस 5.8 लीटर, मेरे ख्याल से अब क्लियर है सबको ये? बोलो। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट तक हम Na2CO3 किस में कन्वर्ट करवा दिए? अगर ये 5 खत्म होगा तो ये 5 से कितना बनने वाला है? ये कितना खत्म होने वाला है? 5। तो हमने इसके मोल से वॉल्यूम निकाल लिया पहले इक्विवेलेंट पॉइंट तक। फिर हम सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट ला रहे हैं सक्सेशन में, उसी को रिपीट करते हुए आगे। तो उस केस में Na2CO3 तो सारा किस में कन्वर्ट हो गया था? तो 5 तो इससे बना और 6 पहले से था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। तो टोटल NaCO3 इस स्टेप पर 11 मोल, उसके लिए HCl 11 मोल रिक्वायर्ड है, इज इक्वल टू मोलाइटी इंटू 5। तो पहले इक्विवेलेंट पॉइंट तक 2.5 और पहले से दूसरे तक 5.5। पूछे कि शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल वॉल्यूम कितना यूज हुआ? 8 लीटर। समझ गए बात को? इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, नोट कर लिया सबने? अब इस वाले पार्ट में देख लीजिए, मैंने एक चेंज कर दिया है, Na2CO3 साथ में NaCO3 और साथ में अपने NaOH ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट तक कितना HCl यूज होगा। तो HCl जब यहां डालेंगे अपन, तो वो Na2CO3 से भी पहले NaOH को खत्म करने का काम करेगा, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl तुरंत इससे अटैक करेगा। अगर NaOH HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस। मोल वाले अप्रोच से कर रहा हूं मैं। अगर आप यहां पर इसके कितने मोल ले रहे हैं? 3 मोल, तो HCl कितना चाहिए? 3। तो टोटल HCl कितना रिक्वायर्ड हुआ? 2.5 प्लस 3 हुआ, कितना हुआ? 3 हुआ। तो कितना हुआ ये? मोल अगर अपन निकाल रहे हैं तो मोल यहाँ कितने आए थे? सॉरी, मोल यहाँ आए थे 5 और यहाँ पे मोल कितने हो? 3। तो ये कितना हुआ? इज इक्वल टू 8 मोल। टोटल 8 मोल चाहिए, तो मोलाइटी इंटू वॉल्यूम, मोलाइटी 2 ले ली अपन ने, तो वॉल्यूम कितना आई है? 4 लीटर। बात समझ लीजिए, Na2CO3 को HCl से रिएक्शन करा के इसमें ले जा रहे हैं। इसके 5 मोल के लिए कितना चाहिए मिनिमम? 5 मोल। और इसके 3 मोल के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 3 मोल। तो टोटल HCl यूज्ड 5 प्लस 3 8 मोल बराबर मोलाइटी इंटू वॉल्यूम कितना आ गया? 4 लीटर। समझिए बात। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट अप टू सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। तो यहां अगर मैं देखूं यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तो Na2CO3 खत्म हो चुका है, खत्म होकर किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये कितना बन गया है हमारे पास? 5 मोल बन गया, प्लस NaOH खत्म हो चुका है, ठीक ना? और साथ में है NaHCO3, ये है पहले से। समझिए बात। तो नया जो बना है 5 मोल और पहले से कितना है? 6 मोल। तो वही पार्ट हो गया पूरा। टोटल NaHCO3 5 प्लस 6 11 मोल, उसके लिए चाहिए HCl 11 मोल और मोलाइटी 2 है, तो वॉल्यूम कितना चाहिए? 5.5। अगर पूछे टोटल HCl यूज्ड, तो हम पिछले पार्ट में 4 लीटर यूज कर सकते हैं, 5.5 9.5 लीटर। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है ना? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? डबल टाइट्रेशन।
यानी सिंपल Na2CO3 का क्वेश्चन बना सकता है, Na2CO3 प्लस NaSCO3 का क्वेश्चन बना सकता है, या ये तीनों दे दे। यहां बच्चे को ये है कि इस पे अटैक करेगा, उससे भी पहले किस पे अटैक कर लेगा, NaOH, क्योंकि एसिड की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, बेस के लिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस पे पहले अटैक करके उसको खत्म करेगा अप टू फर्स्ट इक्विवेलेंट, फिर बारी आएगी Na2CO3 की एसिड, और Na2CO3 के बाद बारी आती है NaSCO3 की। क्या कारण है इसका, कोई लॉजिक सोचे अपन? क्योंकि Na2CO3 में जो आयन है, आप ध्यान देना, आयन CO3-2 है, और SCO3 में यह आयन है, चार्ज किस पे ज्यादा है, तो अटैकिंग पावर इसकी ज्यादा होगी ना। इसलिए HCl डालने पर पहले रिएक्शन में क्या बन रहा है, बाद में फिर वो बन रहा है H2CO3। समझ बात है, नोट कीजिए सर। और इक्विवेलेंट दोनों से ही क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ये चीज मैंने शुरू से बोली आप, ठीक ना। अब हम यहां पे एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट। लिमिटेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट। मोल से अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो एकदम फुल प्रूफ मेथड है, मोल से कभी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सोल्व कर रहे हैं तो वहां गलती के चांसेस हैं, अगर हमने वैलेंसी फैक्टर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक। तो हम यहां पे लिमिटेशन में जो सबसे पहली चीज देख रहे हैं कि मान लीजिए सपोज हम A वर्सेस B की रिएक्शन करा रहे हैं। A से मैंने बनाया B, और इस B से मैं बना रहा हूं C। समझ रहे हैं, A से मैंने बनाया B और B से मैं बना रहा हूं C। अगर मान लो यहां वैलेंसी फैक्टर X है और यहां वैलेंसी फैक्टर Y है, तो केस फर्स्ट में ले रहा हूं इफ X इज इक्वल टू Y। इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ B इज सेम इन बोथ रिएक्शंस, बोथ रिएक्शंस। अगर ये वाला केस आ गया, बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, A से B बनाया और B से C बनाया, अगर दोनों रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर इसका सेम है तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट अपने लिए बहुत मददगार है। उस केस में मैं सीधा लिख सकता हूं EA बराबर EB, और नीचे मैं लिख सकता हूं EB बराबर EC, और इसको मैं बराबर करके सीधा लिख दूं EA बराबर EC, और यहां से हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे और इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्विक आंसर दे देगा इस केस में। ये कौन सा केस है, जब ये दोनों बराबर हो। अब ऐसा क्वेश्चन मैं कराता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, नोट करो फटाफट। Reacted with HCl2 and I2 is liberated. How much Na2CO3 is required to reduce I2? अब ये क्वेश्चन अगर जेई में आता है तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन होगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं दी गई। ये रिएक्शंस मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा जो आपको याद करनी है, पर मैं इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहां रिएक्शन दे रहा हूं कि I माइनस प्लस Cl2 से I2 प्लस Cl माइनस और I2 प्लस Na2H2O3 से Na2H4O6 से प्लस यहां से Na। मान लीजिए मैंने रिएक्शन दे दी। हर क्वेश्चन को करने का तरीका मोल भी होगा, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को मोल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां इसको सॉल्व कर रहा हूं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से। अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट कैसे तुरंत आंसर देगा वो मैं बता रहा हूं। देखो I2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा ये बताओ, यहां पर बोलो। बस ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट की यही गड़बड़ है, इसीलिए बार बार मैं शुरू से मोल कंसेप्ट का नाम ले रहा हूं। मैं चाहूं तो मोल कंसेप्ट का नाम ना लूं, वैलेंसी फैक्टर इसका समझ गए बात हो। अगर यहां वैलेंसी फैक्टर लूं मैं, यहां वैलेंसी फैक्टर 2,
यहां वैलेंसी फैक्टर +2 से 2.5 में गया, 0.5 का चेंज और एटम 2 वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? अपन अभी मोल से नहीं कर रहे हैं, इक्विवेलेंट से कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलेगा? पहली रिएक्शन को देखो, EI माइनस बराबर EI2। क्या लिखा मैंने? EI माइनस बराबर EI। ये चैप्टर का समरी है, आप ये देख लो यहां इस क्वेश्चन। इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके, सही है। दूसरी रिएक्शन को मैं क्या लिखूंगा? EI2 बराबर E Na2S2। समझिए बात को मैं क्या कर रहा हूं? EI माइनस बराबर EI2 बराबर दिस। यहां वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। यहां वैलेंसी फैक्टर कितना है? मैंने आपको क्या लिखाया है कि अगर कॉमन का वैलेंसी फैक्टर बराबर हो तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूं। बोलो, इसको क्या लिख सकता हूं? वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल I माइनस, और इसको बोल सकता हूं वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल Na2S2 होते। क्या पूछा है मेरे से? हमसे पूछा है Na2S2O3 कितना है, सही है। I माइनस कितना दिया है? 5। अब एक चीज का सावधानी रखना पड़ेगा, Cl2 के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस में लिया गया है, रिएक्शन इसके हिसाब से नहीं हो रही है। ठीक, चलिए बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? I माइनस का 1। इसका कितना है? 1। आंसर दिखाई दे रहा है? कितना आंसर आया? 5। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट हमें एक झटके से आंसर दे सकता है, लेकिन उसमें सावधानी क्या रखनी पड़ेगी? कॉमन का वैलेंसी फैक्टर दोनों जगह सेम है। इसको और आसानी से करते हैं। अगर आपका वैलेंसी फैक्टर पे कमांड है सभी पे, ठीक है ना, तो I माइनस के कितने मोल है? 5। इसका वैलेंसी फैक्टर 1, तो 1 इंटू 5 कितने इक्विवेलेंट लिए मैंने? 5। 5 इक्विवेलेंट से आयोडीन कितनी निकलेगी? 5 इक्विवेलेंट। 5 इक्विवेलेंट खत्म करवाना है तो ये भी कितना लेना चाहिए? 5 इक्विवेलेंट। इसका वैलेंसी फैक्टर 1। इसका मतलब मोल कितने चाहिए इसके? बोलो, एडवांटेज क्या हुआ? हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर इसी को मोल से करता तो मुझे दोनों जगह बैलेंसिंग चाहिए होती, फिर मैं दोनों पे मोल मोल एनालिसिस लगाता। आपको दिखाई दे रहा है कि इक्विवेलेंट आसान लग रहा है? 5 इक्विवेलेंट से 5 इक्विवेलेंट ही है, उतना ही 5 इक्विवेलेंट ही है। इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसका मतलब 5 मोल ही चाहिए। लेकिन ये जो चीज मैंने यहां करी है ये तभी वैलिड है जब जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है? कॉमन यहां पर है I। बस आप ये वेरीफाई कर लें कि जो कॉमन है उसका वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो गलत आंसर आने वाला है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझिए बात हो? ये सावधानी रखनी जरूरी है इक्विवेलेंट में।